हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग जुलाई वाले जो विजन एस का मैगजीन है उसको पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कल आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ टॉपिक्स कवर कराए थे। बाकी बचे हुए टॉपिक्स आज हम कवर करने जा रहे हैं। हम इसमें प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं कि प्री में कैसे क्वेश्चंस आएगा, मेंस में कैसे क्वेश्चंस आएगा और किसी भी कंटेंट को क्वेश्चंस के हिसाब से कैसे पढ़ना होता है। तो इसी अप्रोच के साथ हम बिल्कुल नए अप्रोच और वैल्यू एडिशन के साथ आपको पढ़ा रहे हैं और पूरा क्रेडिट जो है विजन एस हो जाता है, क्योंकि इन्होंने इतनी बेस्ट मैगजीन बनाई है। मुझे इससे अच्छा कंटेंट अब कोई भी इससे अच्छा कंटेंट तो कोई लगता ही नहीं है। ठीक है, तो आज मैंने आपको 2-3 टॉपिक्स पढ़ाने को निर्णय लिया, जिसमें क्या है कि ऊर्जा कूटनीति है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है और इंडिया फ्रांस रिलेशंस हैं। ये तीनों टॉपिक्स क्या है कि आपको इंटरनेशनल रिलेशन की क्लासेस अगर आप कहीं लेंगे तो वहाँ भी पढ़ने को मिलेंगी। और चूँकि क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस एकदम करंट अफेयर बेस्ड होता है, तो स्टैटिक प्लस डायनेमिक चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेंट को। इंडिया एनर्जीज डिप्लोमेसी। ठीक है, भारत की ऊर्जा कूटनीति। पहली बात है कि ऊर्जा कूटनीति है क्या। अगर मान लीजिए मेंस में प्रश्न बन गया तो कैसे बनेगा। भारत की ऊर्जा कूटनीति को दर्शाते हुए इसकी चुनौतियों का वर्णन कीजिए, या भारत के ऊर्जा कूटनीति का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं और अक्सर बनता रहता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सामने चुनौतियों का वर्णन करते हुए इसके आगे की राह लिखिए या फिर जो है इसके समाधान सुझाइए। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमेशा बन जाते रहते हैं अगर मेंस में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भारत की ऊर्जा कूटनीति इसको दिया हुआ है। तो पहले जानते हैं कि ऊर्जा कूटनीति है क्या। होता क्या है कि सरकार की जो ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी जो होती है विदेशी गतिविधियां होती हैं, वो आपकी ऊर्जा कूटनीति से संबंधित होती हैं। इन गतिविधियों का लक्ष्य क्या होता है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ऊर्जा क्षेत्र में व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देना। साथ साथ जो है इसका उद्देश्य क्या होता है कि समाज के लिए ऊर्जा के संधारणीय स्रोत को सुरक्षित करना, इसके साथ आर्थिक समृद्धि को भी सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय खतरों जोखिमों का सामना करने, उन्हें कम या समाप्त करने और ऊर्जा क्षमताओं को विदेश नीति का एक टूल के रूप में प्रयोग करने को लेकर के जो चीज़ें होती हैं, जो कदम उठाए जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं ऊर्जा कूटनीति, यानी कि एनर्जी डिप्लोमेसी उन्हीं कदमों को बोलते हैं। ठीक है, तो जब आपको ऊर्जा कूटनीति के संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो ये जो लाइन है ना, इसको इंट्रो में आप लिख सकते हैं। जब आप इंट्रो में इसको लिख सकते हैं और उद्देश्य को भी लिख सकते हैं कि संधारणीय स्रोत को सुरक्षित करना, आर्थिक के साथ साथ आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा देना, राष्ट्रीय जोखिमों का सामना करने, उन्हें कम करने या समाप्त करने तथा ऊर्जा क्षमताओं को विदेश नीति का एक टूल बनाने के रूप में प्रयोग करने को लेकर के जो कदम उठाए जाते हैं, वही आपका ऊर्जा कूटनीति होती है। ये इसके उद्देश्य भी हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप इंट्रो में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। अब क्या है, न्यूज़ में क्यों रहा ये जानते हैं। भारत ने ऊर्जा कूटनीति के भाग के रूप में क्या किया कि जो साउथ ईस्ट एशिया देश हैं उनके साथ क्या कर रहा है, विद्युत के व्यापार पर विचार कर रहा है। ठीक है, विद्युत के व्यापार पर विचार कर रहा है किसके साथ, साउथ ईस्ट एशिया देशों के साथ। यह विद्युत का व्यापार जो है म्यांमार और थाईलैंड के माध्यम से किया जाएगा। म्यांमार और थाईलैंड के माध्यम से साउथ ईस्ट देशों को विद्युत का व्यापार किया जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि भारत की कुछ ऊर्जा कूटनीतियाँ अन्य भी हैं। वो कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। एक तो न्यूज़ में वो रही, दूसरा क्या है, पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन क्या है, 2014 में जो है हस्तांतरित पावर ट्रांसमिशन पर सार्क ऊर्जा समझौते का भारत क्या है, हिस्सा है। भारत क्या करता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो निर्यात करता है। ठीक, दूसरा कदम क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा प्रदर्शन क्या है। इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, यानी कि इसको भी हम पढ़ेंगे और डिटेल में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। और दूसरा क्या है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का पहल है। इसके साथ क्या किया जाएगा कि अलग अलग जो क्षेत्रीय ग्रिड हैं उनको जो है जोड़ करके एक साझा ग्रिड बनाया जाएगा। और इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा, जो रिन्यूएबल एनर्जीज है, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा है, उसको स्थानांतरित करने के लिए। ठीक है, तो यही जो है इसका दूसरा पहल है। पाइप कनेक्टिविटी तीसरी पहल है। तापी पाइप आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, बहुत बार न्यूज़ में रहती है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तापी पाइपलाइन। इस परियोजना के तहत क्या किया जाएगा, तुर्कमेनिस्तान से शेष 3 देशों को प्राकृतिक गैस भेजा जाएगा। किस देश से, तुर्कमेनिस्तान से। कभी कभी प्री में ये कन्फ्यूज कर देगा, तापी पाइपलाइन दे देगा, आप बोल देगा ताजिकिस्तान। ठीक है, तो ताजिकिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, तो इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहीं से यूपीएससी ऐसे कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट बनाता है।
परमाणु ऊर्जा सहयोग भारत ने स्थापित किया किसके साथ? भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता हुआ, भारत जापान असैन्य परमाणु समझौता हुआ, तो 2 ये हो गए। फिर जल विद्युत सहयोग है 5वां कदम भारत का, जिसमें क्या है कि भूटान के ताला, चूखा, करीचू, मंगदेचू जल विद्युत संयंत्रों से क्या करता है? विद्युत आयात करता है, यानी इनसे लेता है। और भारत नेपाल की कई जल विद्युत परियोजनाओं में भी शामिल है, जैसे क्या है? महाकाली संधि, ऊपरी कर्णाली परियोजना, अरुण परियोजना। तो पड़ोसी देशों के साथ जो है भारत जो है जल विद्युत के सहयोग के साथ कई सारे जो है सार्क के साथ भी हस्ताक्षर करके जो पावर ट्रांसमिशन का कार्य कर रहा है, जो एनर्जी डिप्लोमेसी के रूप में ये विद्यमान है। अब क्या आता है कि भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी के समय कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या हैं? उन चुनौतियों का उल्लेख किस समय करेंगे? जब मेंस में दे देगा आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, या चुनौतियों को दर्शाइए, ठीक है, या समग्र मूल्यांकन कीजिए, तभी भी आपको आलोचना लिखनी होती है, या कुछ उसमें जो चुनौतियां होती हैं उसको लिखनी होती हैं। तो इन सारे सब जब कीवर्ड्स होंगे क्वेश्चंस में, तो उसके आंसर्स जब आप लिखेंगे तो इन सब पॉइंट्स को जरूर कीवर्ड्स के रूप में शामिल करेंगे, क्योंकि कीवर्ड्स को शामिल करने पर ही जो है आपको नंबर्स मिलते हैं। अभी मैं आपको कॉपी भी दिखाऊंगा। तो एकल क्षेत्र पर चुनौती क्या है कि भारत की जो निर्भरता क्या है? एकल क्षेत्र पर है। मतलब क्या है कि जो फारस की खाड़ी आप देखते हैं, जैसे भारत है और ये फारस की खाड़ी इधर हो गई, तो फारस की खाड़ी से क्या करता है? 60% जो है यहीं से आयात करता है। तो कुल आयात का, तेल गैस का जो कुल आयात होता है उससे 60% फारस की खाड़ी से करता है। तो एकल क्षेत्र पर निर्भरता से क्या हानि होती है कि बाई द वे अगर कभी वह मार्ग अवरुद्ध हो गया तो वहाँ से फिर जो है हमारी कनेक्टिविटी और जो हमारे जो ट्रांसमिशन वगैरह की जो सारी सप्लाई चेन है वो टूट जाएगी, तो हम अकेले पड़ जाएंगे या फिर जो है दिक्कतें आएंगी। ठीक है। विद्युत शुल्क क्या है कि जब क्षेत्रीय नेटवर्क जुड़े हुए हैं तो उनके जो द्वारा जो विद्युत आपूर्ति की जाएगी तो उसको ट्रांसमिशन का शुल्क जो है ना तय करना एक बहुत बड़ा चुनौती कार्य होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। तकनीकी बाधाएं हैं, क्या है कि जो तकनीक गहन क्षेत्र है ये ऊर्जा क्षेत्र का, और वर्तमान में जो है तकनीकी बाधाएं जो है वो बहुत सारी आ रही हैं और आती भी हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। साइबर सुरक्षा एक बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि क्या है कि रूल बेस्ड एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र जब तक ना हो, नियम आधारित, ठीक है, और वो तंत्र अभी विकसित नहीं है, उस तंत्र के बिना क्या है कि जो डिजिटलीकरण और जो अन्य जो इंटर डिपेंडेंस जितनी बढ़ती जा रही है, ठीक है, दोनों देशों जो कई देश जो 2 देश हैं या 3 देश हैं या कुछ भी, जो इन देशों के बीच में जो जितनी जो है संबंधता बढ़ती जाएगी वो क्या करेगी, सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी जो है जोखिम बढ़ाएगी। क्योंकि क्या है कि अभी एक कोई नियम आधारित व्यवस्था तय नहीं की गई है और अभी भी बनी नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। कोयले पर अधिक निर्भरता है, जबकि क्योंकि उसकी हिस्सेदारी 50% है, और जबकि अन्य गैर जीवाश्म स्रोतों की जो हिस्सेदारी वो 43% है। और ऊर्जा अवसंरचना संबंधित बाधाएं क्या हैं कि जब अवसंरचना का विकास और रखरखाव जो एक बहुत बड़ा चुनौती कार्य होता है, तो पाइपलाइन और ट्रांसमिशन ग्रिड को जो है ये इसके लिए अस्थायी अवसंरचना और एक विकसित और जो टेक्नोलॉजी से भरपूर अवसंरचना का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है, जिससे अभी जिस चीज़ को पाया नहीं जा सका है, और ये एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में सामने है। तो 5-7 पॉइंट जो है ये आपके अगर पॉइंट डालकर आंसर्स में अगर आप ऐसे लिख देंगे या फ्लो चार्ट बनाकर आप लिख देंगे ऐसे ऐसे करके, तो भी आपका आंसर ये कंप्लीट माना जाएगा। तो लास्ट में क्या है कि आगे की राह में अगर आप जब चुनौती लिखेंगे तो समाधान भी लिखेंगे या आगे की राह भी लिखेंगे। तो आगे की राह में क्या आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में, आयात विविधीकरण करना चाहिए। जैसे कि क्या है कि 60% जो फारस की खाड़ी से आयात करता है, तो आयात के जो स्रोत है ना और जो उसके मार्ग हैं उसमें विविधता लानी चाहिए। ठीक है, भौगोलिक लाभ लेना चाहिए। क्या है कि भारत क्या है कि ऊर्जा समृद्ध क्षेत्रों के निकट अवस्थित है, तो भौगोलिक लाभ लेना बहुत जरूरी है। अपनी रणनीतिक अवस्थित यानी स्ट्रैटेजिक जो लोकेशन है उसका उपयोग करना वैश्विक स्तर पर ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। निवेश और वित्तीय संसाधन क्या है कि इसको जरूर इसको देखना चाहिए। क्या है, चूँकि भारत ने 2025 तक क्या बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा के लिए $2 बिलियन अमेरिकी निर्धारित किए हैं, तो ऐसे देखते हुए अन्य क्षेत्रों में भी इसको क्या करना चाहिए कि निवेश और वित्तीय संसाधन को उपलब्ध कराना चाहिए। बेहतर निगरानी और सहयोग बहुत ज़रूरी है। सीमा पार ग्रिड या फिर जो है नियम आधारित व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या किसी से विनियमित और पारदर्शिता जो है ये बाज़ारों में बनाई जा सकेगी, और साथ साथ जो है सुरक्षा और संबंधी जो चुनौतियाँ हैं, जो चिंताएँ हैं, उसको भी दूर किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये आप आगे की राह में मेंस के आंसर राइटिंग में आप इंक्लूड कर सकते हैं। मैं आपको
बस प्री और मेन कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बस उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा कंटेंट आपको, ये तो कंटेंट तो विजन एस ने बनाया नो डाउट, पर इसको अप्रोच जो बता रहा हूँ वो अप्रोच का आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ना है, एकदम टू द पॉइंट, बी प्रोफेशनल। अब क्या है कि अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस दिया हुआ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नज़रिए से? प्री के हिसाब से। प्री के हिसाब से इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी का जो है एक साधन है। और यह क्या है कि ये यूएन जो प्रणाली है, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, उसके साथ किसी विशेष एजेंसी का जो है स्थापना नहीं की गई थी। तो क्या किया गया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष क्या किया कि सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने, प्रसारित करने और सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम बना, ठीक। अब क्या बना, पहले तो आप इसको देख लीजिए। एक मैं आपके लिए एक लाया हूँ, एक सेकेंड, देखिए ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ये मेंबर्स हैं। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुड़गांव में है। हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। तो इतने ये क्या है, मेंबर्स कंट्रीज़ हैं जो आप पिंक ऑरेंज कलर के आप देख रहे होंगे, ठीक है, वो ये मेंबर्स कंट्रीज़ हैं। और सिग्नेटरी कंट्री कौन से हैं? जिन्होंने साइन किया है वो आपको इसमें से दिख जा रहे होंगे। तो इसमें आपको मैं डाल दूंगा, आप इसमें से चूँकि आप देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जब हम पढ़ रहे हैं तो ये कॉपी देखिए, ये क्वेश्चंस दिया है कि क्वेश्चंस क्या था कि ये टॉपर्स की कॉपी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रेजेंट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया। भारत के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ला रहा है। एनालाइज करिए, विश्लेषण करिए और डिस्कस करिए इसके ऑब्जेक्टिव और चैलेंजेस पर, यानी जो इसको इम्प्लीमेंटेशन में जो चुनौतियाँ आ रही हैं इसको और उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उद्देश्य को डिस्कस करिए। ये क्वेश्चंस हैं। तो कैसे क्वेश्चंस लिखना होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं उसी हिसाब से मैं बता रहा था आपको, ठीक है। देखिए इन्होंने आंसर कैसे लिखा है वो चीज़ हम समझ लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया ग्लोबल इनिशिएटिव, भारत की एक ग्लोबल वैश्विक पहल है, जिसमें क्या है कि जो भारत की जो एनर्जी, सोलर एनर्जी डेवलपमेंट्स हैं उसको ट्रॉपिकल नेशंस पे उसको जो है इंक्रीज करने की बात करती है, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। और ये 2015 के क्लाइमेट समिट में इसको साइन किया गया था, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट समिट में। अब ये इन्होंने इंट्रो दे दिया। इंट्रो में बस इतना ही लिखना होता है। जैसे मैंने एनर्जी डिप्लोमेसी के लिए इंट्रो बताया 2 लाइन का था, उसको आप इंट्रो में यूज कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पे इंट्रो यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ें आपने बता दी। उन्होंने या क्वेश्चंस में पहला पार्ट क्या पूछा था? मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, यानी भारत के लिए बहुत सारी जो है संभावनाएं हैं। तो पहला पार्ट में आपको क्या लिखना है? अपॉर्चुनिटीज़ ही लिखना है, ठीक वही चीज़ को, ताकि जो एग्जामिनर्स जो है ना कॉपी चेक करें तो उसको पता चले कि जो हमने क्वेश्चंस में पुटअप किया हुआ है वही चीज़ है कि नहीं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया, तो क्या क्या लिख सकते हैं कि क्या है कि हमारे जो ऊर्जा, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा का टारगेट है 227 गीगावाट को 2022 तक, इसको जो है पूरा कर सकेगा, ठीक है। लो कॉस्ट, यानी कि जो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट जो है, जो हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, जो डिमांड हमारी इंक्रीज हो रही है उसको पूरा करने में जो है ये हमारे मदद करेगा। क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो लड़ने में मदद करेगा, ठीक है। पेरिस टारगेट जो है उसको जो है पा सकेगा भारत। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो क्या है कि एक जो है इंटरनेशनल, मतलब इंडिया के बेस्ड संबंधित है। तो ये जो है भारत के जो सॉफ्ट पावर में भी बढ़ोतरी करेगा, साथ साथ जो है ऊर्जा जो डिप्लोमेसी है, एनर्जी डिप्लोमेसी है, उसको भी इंक्रीज करेगा। तो इन्होंने बोल दिया 4-5 पॉइंट उन्होंने बता दिए, 4 पॉइंट उन्होंने बता दिया। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, 1 पॉइंट और ऐड हो सकता था, यहाँ एक कमी रह गई है, 1 पॉइंट और ऐड हो सकता था, ठीक है। अब क्या है इसकी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। पहली चीज़ बोले उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्टिव और चैलेंजेस। तो ऑब्जेक्टिव में क्या लिख सकते हैं? देखिए ऑब्जेक्टिव, ठीक उन्होंने वही डाल दिया ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं वही बताने वाला था वही चीज़ है, ऑब्जेक्टिव इन्होंने डाल दिया। अब इसके बाद चैलेंजेस उन्होंने बता दिया 3 पॉइंट। इसके बाद क्या है, छोटा सा जो है उन्होंने जो है क्या बोल दिया, अपना कंक्लूजन लिख दिया। यही पैटर्न होता है आंसर राइटिंग का, यही एकदम सीधा यही पैटर्न होता है। तो इसी पैटर्न को मैंने एनर्जी डिप्लोमेसी में आपको पढ़ाया कि ऐसे ही आपको करना है। आगे की राह लिख देनी है, चुनौतियाँ लिख देना है, ठीक है। और ये उसका इंट्रो लिख सकते हैं। तो एनर्जी डिप्लोमेसी का आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं, ठीक है।
अब क्या है, ये देखिए एक साधन है, कूटनीति का साधन है। मान लीजिए अगर भारत एक ऊर्जा कूटनीति कैसे साधन है, अब ये चीज़ अगर आप क्वेश्चन में पूछे तो ये भी लिख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसमें क्या है कि जो है कि वैश्विक सौर क्षमता के निर्माण हेतु वैज्ञानिक कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है। भारत क्या कर सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का मुख्य आपूर्तिकर्ता बन सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत के लिए सहयोग मंच के रूप में विकसित हो रहा है, जिससे क्या होगा कि जो वैश्विक मानकों पर सहमति बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर जो है नेट जीरो उत्सर्जन का हासिल करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की मांग बढ़ेगी और इससे जो है सौर ऊर्जा से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या कर सकते हैं कि आप वैल्यू एडिशन के लिए ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि 2030 तक क्या कर सकता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस सौर क्षेत्र में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाने और वितरित करने के लिए 32 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी किया है। तो ये जो है आप लिख सकते हैं। आप हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो उनके लिए तो और अच्छा है ये, और मतलब और एकदम आसान है, क्योंकि क्या है कि लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है कि भारत के लिए जो विकास के लिए वैकल्पिक मॉडल है, यह पारदर्शिता और समावेशी जैसे मूल्यों पर आधारित है। ठीक, तो जो क्या है कि यह जो मतलब ऐसे आप आंसर्स लिखेंगे ना तो आपको नंबर मिलेंगे, जो मैंने आपको पैटर्न बताया ठीक उसी तरह से। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हमने देख लिया, उसके हमने मैप में दिखा दिया जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुड़गांव में है। तो प्री के हिसाब से चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, मेंस के हिसाब से अब चीज़ें भी मैंने आपको बता दी कि ऐसे ऐसे पैटर्न होता है और यही इसका तरीका होता है लिखने का आंसर्स। अब आते हैं दूसरे कंटेंट पे, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है एक भारत के विदेश नीति का मूल सिद्धांत के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं, मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में ये आता है। पहली बात कि ये जानते हैं कि भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो है क्या। इसके साथ क्या होता है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है कि पड़ोसी देशों को, एक सेकेंड, पड़ोसी देशों को क्या करता है कि पड़ोसी देशों को, ठीक है, पड़ोसी देशों को, जो ये भारत है तो इसके पड़ोसी देश नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, कुछ हद तक जो चाइनाज हो गया या म्यांमार हो गया, मैं चाइना को छोड़ दी, चाइना के साथ कभी रिलेशन तो अभी फिलहाल तो ठीक नहीं है, म्यांमार हो गया। ठीक है, तो इनके साथ क्या है कि भारत ने बोला कि पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देते हुए उनके आर्थिक विकास और समृद्धि में भागीदार बनने की जो प्रतिबद्धता है उस पर बल प्रदान करते हुए और जो है मधुर संबंध स्थापित करते हुए, ठीक है, मधुर संबंध स्थापित करते हुए सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए जो संबंध स्थापित किए जाते हैं वही हमारे पड़ोस प्रथम नीति है, पड़ोस प्रथम की नीति है। ये शब्द जो है मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि इस नीति में पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने का जोर दिया गया। इसका आधार क्या हुआ कि पड़ोसी देशों के साथ परस्पर परामर्श, गैर पारस्परिक निस्वार्थ जो भाव से जुड़ाव और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण हो। ठीक है, बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए क्या हो, सम्मान हो, जो देश हैं उनका सम्मान हो, देशों के साथ संवाद हो, शांति हो, समृद्धि हो, संस्कृति के सिद्धांतों का इस्तेमाल हो। इन सारी जो कीवर्ड्स हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं, अगर आप आंसर्स में लिखते हैं ऑटोमेटिक आपको एज मिलेगी दूसरों के मुकाबले। ये जो कीवर्ड्स है इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा कहीं। अब ये क्या होगा कि इसके फ़ायदा क्या होंगे, जो पड़ोस प्रथम की नीति। अब इसमें इंट्रो में आप इतना लिख सकते हैं, इंट्रो में ये काफ़ी है। उद्देश्य क्या है, ठीक है, भारत के जो बाहरी खतरे उसको बेहतर ढंग से प्रबंधित करना, क्या करना कि जो यूएन जैसे जो मंच होते हैं, बहुपक्षीय मंच होते हैं, उसमें जो पड़ोसी देशों का समर्थन प्राप्त करना और संबंधित क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करना। यही जो है इसका नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मूल जो है उद्देश्य है। ठीक है, और भारत की फॉरेन पॉलिसी का विदेश नीति का मूल टूल के रूप में, यानी कि एकदम बेसिक टूल के रूप में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया गया है। अब क्या है, न्यूज में क्यों रहा कि विदेश मामलों की जो संबंधित समिति ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी नीति पर 22वीं रिपोर्ट किसको दी, संसद को दी। ठीक है, संसद को दी 22वीं रिपोर्ट। अब आता है कि अगर क्वेश्चंस पूछ दिया कि भारत में जो पड़ोसी देशों के साथ जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के समक्ष कुछ चुनौतियों का वर्णन करते हुए या उसका समाधान लिखिए, या फिर ऐसे पूछ देगा प्रश्न कि भारत के पड़ोसी देशों के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं, ठीक है, समग्र मूल्यांकन करते हुए उसका समाधान लिखिए। प्रश्न मान लीजिए ऐसे बन गया, मेंस में बन गया, तो कैसे लिखेंगे, तो जो पड़ोसी देशों में अस्थिरता है ये बहुत बड़ा चुनौती है भारत के, जो पड़ोस प्रथम की नीति है। ठीक है, कैसे क्या है कि म्यांमार पाकिस्तान में जो है प्रशासन के समझ जो संकट होता है उससे अस्थिरता बनी रहती है। आर्थिक संकट क्या है कि पड़ोसी देशों की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर बनी गई है, जैसे कि श्रीलंका पाकिस्तान हो गया। ठीक है,
जो कोविड महामारी के बाद क्या कर रहे हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन का सामना कर रहे हैं, यानी कि जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, हाइपर इन्फ्लेशन जहाँ हो चुका है। ठीक है, सीमा पार मुद्दे हैं, भारत के साथ जो है पड़ोसियों के साथ बहुत सारा जो है सीमा विवाद है, जैसे भारत के साथ हो गया पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के साथ हो गया, नेपाल के साथ हो गया। ठीक है, कश्मीर काला पानी विवाद, जो समुद्री विवाद बांग्लादेश के साथ हो गया। तो इन सारी चीज़ों को आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, सीमा पार घुसपैठ और अवैध प्रवासन से संबंधित मुद्दे जो हैं ये भी भारत के जो है पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में एक बहुत बड़े बाधा बने हुए हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। नदी जल का बंटवारा है। ठीक है, नदी जल का बंटवारा है, ये भी एक बहुत बड़ा विवाद है भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान के बीच में, सिंधु और तीस्ता जल विवाद का जो बंटवारा है। ठीक है, विवाद है। 5वां पॉइंट एक और लिख सकते हैं जहाँ यहाँ सबसे मोस्ट है कि छोटे पड़ोसी देशों में बिग ब्रदर सिंड्रोम की भावना, बिग ब्रदर सिंड्रोम की भावना, इसको ये जो है बिग ब्रदर सिंड्रोम की भावना है, इससे जो है जो छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये क्या है कि श्रीलंका हो गया, ये आतंकित रहते हैं, ये थोड़ा सा आशंका बनी रहती है, ट्रस्ट जो है ये नहीं बन पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। बिग ब्रदर सिंड्रोम होता ये है कि भारत को एक बहुत बड़ा जो है देश है, उसके पास संसाधन है, तमाम चीज़ें, सैन्य है, तो वो भी एक आशंकित होते हैं कि कहीं ना कहीं किसी दिन जो है ये हमारे ऊपर जो है ये चढ़ाई कर देगा, या मतलब ऐसी जो है ना आशंका भरी नज़रों से देखना। ठीक है, तो बिग ब्रदर सिंड्रोम यही है, और बिग ब्रदर सिंड्रोम एक बहुत बड़ा जो है इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है भारत के लिए, इससे निपटना। तो अभी क्या है कि जो समिति ने सिफारिश की, जो संसदीय समिति थी, उसने क्या सिफारिश की, उसने कुछ सिफारिश की। कौन कौन सिफारिश की? सीमा संबंधी अवसंरचना में सुधार हो, ये आप लिख सकते हैं मेंस में कि जो संसदीय समिति बनी थी उसने 22वीं रिपोर्ट में बताई है कि सीमा संबंधी अवसंरचना में सुधार हो। ठीक है, लोगों के बीच में संबंधों में सुधार हो, पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जाए, समान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को साझा किया जाए। ठीक है, राजनयिक स्तर पर संवाद स्थापित हो जिससे उभरती चुनौतियों का समाधान किया जा सके। मानवतावादी सहायता, विकासात्मक परियोजनाएं, कार्यान्वयन, लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी लाइन ऑफ क्रेडिट अभी भारत ने श्रीलंका को दिया था। कब? जब उसके समझ फाइनेंशियल क्राइसिस थी। तो लाइन ऑफ क्रेडिट व्यवस्था को जारी रखा जाए। ठीक है, अब निष्कर्ष में जैसे आपको आंसर दिखाया मैंने, जिस टॉपर सी कॉपी थी, तो निष्कर्ष में उन्होंने लिखा था, वैसे ही आप निष्कर्ष उससे भी अच्छा लिख सकते हैं। क्या है ये निष्कर्ष? बहुत बेहतरीन है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर्स में, कुछ भी इसमें से काटना छाटना नहीं है। क्या है कि भारत के पड़ोसी देश क्या है कि अलग अलग कारकों जैसे कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषाई और भौगोलिक कारकों को साझा करते हैं, जो उनकी नीतियों का हमारे ऊपर परस्पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में भारत इन देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना भारत की समृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हो जाता है। ये जो निष्कर्ष है इसको आप आंसर्स में डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये पड़ोस प्रथम पे या पड़ोसी देशों पे जो भी प्रश्न आएगा, इसी निष्कर्ष को आप चेप सकते हैं डायरेक्ट एकदम, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी और नंबर तो भरपूर मिलेंगे। शब्द बहुत अच्छे हैं इसमें। भारत सरकार ने अन्य क्या पहले की हैं वो देख लेते हैं उसमें। ठीक है, तो क्या इसमें कि देखिए अफगानिस्तान में डोला राज से जनाज तक जो है सड़क और संसद भवन जैसी अवसंरचनाएं की गई हैं, और भूटान को जो है पाँच वर्षीय परियोजना साझा किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। तीसरा जो है क्या कि कोविड-19 में जैसे कि मानवीय सहायता दी गई, और जो आपदा प्रबंधन जो है अन्य सहायताएं दी गई, जैसे नेपाल में ऑपरेशन मैत्री किया गया, श्रीलंका में यूपीआई प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। ठीक है, भूटान में रुपे कार्ड को जो है आसान बनाया गया, इसको एक्सेप्ट किया गया। तो इन सारी चीज़ पहले जो हैं ये कहीं ना कहीं भारत सरकार के जो पहले हैं, ये जो हमारे जो पड़ोसी देश है उसके साथ जो है संबंधों को प्रागड़ करने में सहायता करती हैं। अब तीसरे कंटेंट की तरफ आते हैं, भारत फ्रांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के नज़रिए से। हम शुरू करते हैं भारत फ्रांस संबंधों के पहले तो कालक्रम से। होता क्या है कि जब हम किसी भी देशों के संबंधों को पढ़ते हैं तो पहले हम उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जानते हुए, यानी कि स्वतंत्रता के बाद से या स्वतंत्रता से पहले से जो हमारा संबंध रहा है कैसे डेवलप हुए उसको देख लेते हैं। तो पढ़ने का एक तरीका होता है, ये कंटेंट तो दिया हुआ है, अगर आप अपने से पढ़ेंगे तो उसमें से वो चीज़ें नहीं निकाल पाएंगे जो आपको निकालना है, समय लगेगा। इसीलिए मैं आपको ये लेक्चर्स यूट्यूब पर ले रहा हूँ। तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो चैनल को ताकि सपोर्ट मिले। पूरे साल करंट अफेयर्स को, मैगजीन को पूरा कंप्लीट हम लोग करा देंगे। भारत फ्रांस संबंधों का पहले कालक्रम देखते हैं। तो 1947 में जब भारत जो है आज़ाद हुआ, उसी के बाद जब भारत और फ्रांस ने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, यानी कि डिप्लोमेटिक स्तर पे जो है, ठीक है, संबंध स्थापित कर दिए। फिर 1962 में क्या हुआ कि
1954 की दिल्ली संधि के बाद 5 प्रमुख जो है फ्रेंच बस्तियां थी वो भारत को वापस सौंप दी गई थी, ठीक है। और 1998 में रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे जो है हस्ताक्षर किए गए। ये हमारा जो है कालक्रम रहा है सबसे अधिक डेवलपमेंट्स का, ठीक है, भारत फ्रांस संबंधों का। अब बात आती है कि न्यूज़ में क्यों रहा, सबसे बड़ी चीज़ आती है कि न्यूज़ में क्यों रहा। तो वही जो रणनीतिक साझेदारी नीचे हमने पढ़ा ना आपको 1998 में, ठीक है, उसी साझेदारी के क्या हुए कि 25 वर्ष पूरे हुए हैं। अब आपको समझ में आ गया कि मैं क्यों नीचे से शुरू किया हूँ, ठीक है। तरीका यही होता है। तो अगर आप अपने से पढ़ेंगे तो वो चीज़ें निकाल नहीं पाएंगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समय लगेगा। तो समय बचाना है तो आप इस लेक्चर्स को देखते जाइए, बस आपका चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अन्य लोगों के पास भी, ताकि ये पहुँचे। तो भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें क्या किया कि भारत और फ्रांस ने होराइजन 2047 जो है फ्रेमवर्क शुरू किया। इसके साथ क्या किया जाएगा, 2047 तक जो है द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करने के लिए रूपरेखा तय की गई। होराइजन 2047 फ्रेमवर्क के तहत जो है 2047 तक जो है द्विपक्षीय संबंधों की फ्रेमवर्क जो है तय की गई, रूपरेखा तय की गई। इसमें क्या है, होराइजन फ्रेमवर्क में क्या है कि रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, एकल उपयोग प्लास्टिक को ख़त्म करना और 5 वर्ष का शेंगेन वीज़ा जैसे जो है विषय शामिल हैं। अब इन दोनों देशों ने क्या किया कि सुरक्षा, ग्रह और लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यानी लोग मतलब पीपुल्स पे ध्यान केंद्रित करते हुए 3 स्तंभों को अपनाया है। और ये स्तंभ क्या करेंगे कि अगले 25 वर्षों के लिए दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेंगे। दोनों देशों ने जो AI और क्वांटम कंप्यूटर जैसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर संबंधों को मजबूत किया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात क्या थी, होराइजन फ्रेमवर्क 2047 किससे संबंधित है, भारत फ्रांस के द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित है। प्री में अगर प्रश्न बनेगा तो आप लिख सकते हैं, आप टिक मार सकते हैं, ठीक है। और आप मेंस में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं एज ए करंट अफेयर्स के रूप में, ठीक है। अब चीज़ें आती हैं कि भारत फ्रांस संबंधों में रक्षा के सहयोग के क्षेत्र क्या क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से। तो रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण में जो है फ्रांस भारत का बहुत मदद कर रहा है। ये सबसे बड़ा सहयोग क्षेत्र है। इसमें क्या है कि रक्षा आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्वदेशी उत्पादन क्षमता और संयुक्त उद्यमों को सक्षम बनाकर जो है फ्रांस जो है भारत को रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी मदद कर रहा है। और रक्षा उपकरणों के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश उभर के निकला है। P-75 स्कॉर्पियन जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हुआ, राफेल विमान हुआ, इससे कुछ उदाहरण है। आर्थिक सहयोग कर रहा है भारत भारत में जो है फ्रांस क्या है कि 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, ठीक है। नेशनल पेमेंट लिमिटेड और NPCI और फ्रांस के लायरा कलेक्ट के मध्य समझौता हो, जिससे क्या हुआ कि फ्रांस और यूरोप में UPI आधारित सेवाओं को शुरू करना है। और NIPL क्या है, NIPL मैं बता रहा हूँ, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड क्या है कि NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत क्या है कि सहायक इकाई है, ठीक है। इसको ध्यान देना है। यानी कि मुख्यतः बताऊं तो NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और लायरा कलेक्ट के मध्य समझौता हुआ। लायरा कलेक्ट फ्रांस की जो है ये एक पेमेंट एजेंसी है, ठीक है। इन दोनों के मध्य समझौता हुआ तो क्या होगा कि UPI जो सेवाएं हम यहाँ पे यूज करते हैं इंडिया में, वो यूरोप और फ्रांस में भी शुरू होंगी। आतंकवाद से निपटने के लिए दोनों देशों ने क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय को अपनाने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। ये कहाँ पे, UN में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहा है कि फ्रांस की विकास संस्था एजेंस फ्रांसिस डे डेवलपमेंट ने भारत को 200 मिलियन यूरो की आवंटित किए। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए जो है दोनों देश क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो नीचे मैंने पढ़ाया उसी के साथ जो शुरुआत की गई और दोनों एक दूसरे को सहयोग भी कर रहे हैं। सामरिक स्वतंत्रता क्या है कि भारत फ्रांस का जो सामरिक संबंध है एक दूसरे की सामरिक स्वतंत्रता के सम्मान पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या कर रहा है कि फ्रांस जो है भारत को UNSC में अस्थायी सदस्यता और जो UN सुधारों के लिए भारत के दावे का समर्थन भी कर रहा है। तीसरी जो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि फ्रांस ने भारत को निम्नलिखित संस्थाओं में शामिल करने में मदद किया। जो MTCR है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम में शामिल करने के लिए बहुत मदद किया, ठीक है। वासेनार एग्रीमेंट में मदद किया और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भारत को शामिल करने में मदद किया। भू सामरिक यानी कि जियो स्ट्रैटेजिक क्या है, इसमें क्या कर रहा है भारत की जो 2018 में भारत फ्रांस क्या किया कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग के लिए जो ज्वाइंट सामरिक विजन है उस पर सहमत हुए थे, ठीक है। दोनों देशों ने विकास के लिए हिंद प्रशांत कोष गठित करने का निर्णय लिया
और ये क्या किए हैं कि यूएई के साथ मिलकर त्रिपक्षीय समूह बनाने का जो है इस पर भी निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा कि अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर प्रशांत महासागर तक सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो इन सारे क्षेत्रों में जो है क्या है कि जो फ्रांस है और भारत है, इनका सहयोग क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी आज की न्यूज़ बता रहा हूँ। तो भारत और फ्रांस में भी अभी बातचीत हुई, जो इमैनुअल मैक्रे थे डिनर पे आए थे, और बहुत सारी बातचीत हुई G20 बैठक में। ठीक है, अब लिख सकते हैं कि भारत फ्रांस में जो चुनौतियां भी हैं, तो क्या है कि फ्रांस क्या है कि BRI में शामिल हो गया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, जो कि भारत क्या करता है कि BRI का हमेशा से विरोध करता है, जो कि क्या करती है कि BRI जो है भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन करती है। राफेल में विमान में डिलीवरी में विलंब हुआ और बिचौलियों द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, जो हालांकि राफेल विवाद था। द्विपक्षीय व्यापार क्षमता काफ़ी कम है। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में केवल 1.1% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भारत के। और अभी भी जो जैतपुर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर को लेकर तकनीकी, वित्तीय और नागरिक जो मुद्दे हैं वो दोनों पक्षों द्वारा समाधान किया जाना उसका जो है शेष है। साथ साथ क्या है कि अन्य जो वैश्विक मंचों पर भी जो है बहुत सारे जो है ऐसे मुद्दे आते हैं जिस पर जो है जो दोनों देशों के बीच में व्यापक असहमतियाँ रहती हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर ये चुनौतियाँ हैं भारत और फ्रांस के संबंध में। ठीक है, अब आता है कि इनके लिए आगे की राह क्या हो, यानी इनके लिए समाधान क्या हो। तो रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करना सबसे पहला जो है कदम हो सकता है। ठीक है, यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता में फ्रांस कह सकता है कि इसका सहयोग कर सकता है, और भारत जो संबंध है, भारत फ्रांस संबंध, उसको जो है व्यापक तौर पे और विस्तार दे सकता है। अभी यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता किस मुद्दे पर रुका हुआ है, तो ये मैं आपको बता दूं कि यूरोपीय संघ के साथ जो मुक्त व्यापार समझौता है वो रूल ऑफ ऑरिजिन वाले मुद्दे पर रुका हुआ है। ये आपको बता दूं, अगर बाद में अगर समझौता हो जाता है तो रूल ऑफ ऑरिजिन आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको इसमें वैलिडेशन कर दे रहा हूँ। अभी क्या है कि भारत फ्रांस के संबंध जो है मजबूती बनाने के लिए नागरिक समाजों को जोड़ना बहुत जरूरी है, जो कि नागरिक समाज जुड़ेंगे तो क्या होगा कि इससे जो है मजबूती आएगी। पीपुल टू पीपुल संपर्क को बहुत बनाना जरूरी है, क्योंकि क्या है कि जो भाषाई विविधता है वो आवागमन में बहुत बाधा है। क्या है कि यहाँ के लोग हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, वहाँ के लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो फ्रेंच क्या है कि शैक्षणिक जो संस्थानों में फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहन दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंच आएगी तभी पीपुल टू पीपुल कनेक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, आवागमन भी बढ़ेगा, व्यवसाय से व्यवसाय, पीपुल टू पीपुल संपर्क विकसित होने से जो है दोनों देशों के बीच में प्रागढ़ता आएगी। तो ये आपका कंटेंट हो गया। अब इसमें क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा हुई थी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या बोला गया उसका कुछ ये देख लीजिए। फ्रांस क्या करेगा कि संधारणीय शहरों पर जो भारतीय कार्यक्रम के दूसरे चरण है सिटीज़ 2 का समर्थन करेगा। इसमें जर्मनी और यूरोपीय जो संघ है वो क्या करेंगे, फाइनेंस करेंगे। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक पे जो है प्रतिबंध लगाने से जो इन उत्पादों पे जो है इन उत्पादों से जो प्रदूषण हो रहा है उसको खत्म करने के लिए जिन्होंने प्रतिबद्धता दोनों देशों ने व्यक्त की है। हिंद प्रशांत के लिए एक व्यापक रोड मैप बनाया जाएगा, और मार्सिले में भारत का जो है महावाणिज्यिक दूतावास और हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस खोलने की बात की गई है। कहाँ पे, हैदराबाद में। ये इंपॉर्टेंट है प्री के फैक्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसमें हमने मेंस के हिसाब से, आज प्री के लिए बहुत कुछ खास नहीं था, मेंस के हिसाब से बहुत सी चीज़ें खास थी जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आंसर लिखते हैं, टॉपर्स की कॉपी भी दिखाई, और मैंने भारत फ्रांस की ये अभी IR का कंटेंट खत्म हो चुका है। इसमें सिर्फ एक भारत और श्रीलंका बचा हुआ है। तो कल हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा चीज़ें इकोनॉमिक्स से लिंक है, तो भारत श्रीलंका वहीं खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो अपने इस लेक्चर को आज समाप्त करते हैं। आधा घंटा हो भी गया है, और डेली हम आधे घंटे के ही क्लासेस लेते हैं ताकि जो है ज़्यादा बोर ना हो और धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में भी आ जाए, और आपको मैं जो है बिल्कुल मेंस की आंसर राइटिंग जिस तरह से करने उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ। तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।